बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से इशू पर बात बढ़ गई थी। हालांकि दोनों की मोहब्बत शादी के बाद ही परवान चढ़ी थी, मगर मोहब्बत का एक अजीब अलमिया भी है। जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी इतने ही शकूक व शुबहात का जहर भी परवान चढ़ता है। गलत फहमियाँ भी जन्म लेती हैं। अगरचा दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात अभी परवान नहीं चढ़ी थी, मगर हमजा मिजाजन तेज़ और तबीयत का गुस्सा वर आदमी था। ऐसा आदमी अमूमन दिल और नीयत का साफ भी होता है। हमजा का भी गुस्सा वक्ती होता था। सानिया और हमजा की शादी को 3 बरस बीत चुके थे। एक औरत शादी के बाद जो दूसरा ख्वाब अपनी आंखों में सजाती है वो माँ बनने का होता है। सानिया को अपना ये ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। इसके लिए वो खासी बेचैन थी। औरत जब तक माँ न बन जाए खुद को अधूरा तस्वर करती है। यही हाल सानिया का था। हमजा एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बॉटनी का लेक्चरर था। बूढ़ी माँ थी और वो खुद था। तरक्की करना जानता था। इसने एक कोचिंग सेंटर की बुनियाद डाली और वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुआ। हमजा को इससे काफ़ी आमदनी होने लगी और उसने डिफेंस में अपने लिए एक कोठी खरीद ली। वो सानिया से बहुत मोहब्बत करता था। दोनों बज़ाहिर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगर सानिया के अंदर एक खला आबाद रहता था। सानिया भी अपने शोहर की कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर चुकी थी और सुबह की शिफ्ट में पढ़ाती थी। कोचिंग सेंटर में इसकी दोस्ती फायजा से हो गई, जो एक तलाक याफ्ता औरत थी और 1 साला बेटी की माँ भी थी। सानिया की हम उम्र थी। अरे यार, तुम अपना और हमजा साहब का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करा लेती? इस रोज़ थोड़ी देर के लिए दोनों स्टाफ रूम में साथ थी और चाय पी रही थी तो फायजा ने इससे मशवरा देते हुए कहा। दोनों गहरी सहेलियां बन चुकी थी, मगर सानिया ने कभी इससे इस मौजू के सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। कुछ रोज़ पहले फायजा ने खुद ही ये मौजू छेड़ दिया था। हमजा साहब और तुम्हारी शादी को 3 साल गुजर चुके हैं, मगर हाँ, जब अल्लाह की मर्ज़ी हो। सानिया ने इस वक्त अपनी सहेली को रवायती सा जवाब देने की कोशिश की। अल्लाह की मर्ज़ी तो होती ही है, मगर बंदे को भी कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारने चाहिए ना। क्या मतलब? अरे भाई, इन चीज़ों का भी इलाज मुमकिन होता है। तुम दोनों किसी मेडिकल कंसल्टेंट से क्यों नहीं रुजू करते? अपना और हमजा का पहले मेडिकल चेकअप तो करवाओ। आखिर पता तो चले खराबी किस में है, तुम में या तुम्हारे शोहर में। इसके बाद इलाज शुरू करो। फायजा की बात सानिया के दिल को लगी थी। इसी रात इसने हमजा से इसका इजहार भी कर दिया। अरे भाई, इतनी फ़िक्र की क्या बात है? शादी को अभी 2-3 साल ही तो हुए हैं। मैंने तो 8-8 साल भी बच्चों की कितारें लगती देखी हैं। वो मुस्कुराया। सानिया संजीदगी से बोली, हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब? हमजा एकदम संजीदा हो गया। वो बोली, हमें अपना चेकअप करवाना होगा। फिर हमजा ने घूरने के अंदाज में सानिया की तरफ देखा। सानिया को एहसास हुआ कि हमजा का हस्बे आदत पारा चढ़ने वाला है, मगर इसने अपनी बात पूरी ही करने की ठानी थी। बोली, फिर क्या? पता तो चले हम दोनों में किस में खराबी है। ओ खराबी? हमजा तल्ख होने लगा। जहरीले लहजे में बोला, तो गोया सानिया बेगम ये चाहती हैं कि अगर खराबी मुझ में है तो तुम खुद को मुझसे अफजल समझो और मुझे तंज का निशाना बनाती रहो। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा न खास्ता, मैं भला ऐसे क्यों समझूंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों में से किसी में अगर कोई नुक्स है तो इसका इलाज हो सके। नाउ शट अप। वो भड़क कर बोला, ये फजूल बकवास है। ये सिर्फ ऊपर वाले की देन होती है। इलाज मुआलजे से कुछ नहीं होता। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर वो गुस्से से करवट बदल कर सो गया। अगले दिन सानिया ने फायजा को सारी बात बता दी। लो भला, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? ज़माना बदल चुका है। मेडिकल के शोबे में आए रोज़ जदीद रिसर्च होती आ रही है। नित नए इलाज दरियाफ्त होने लगे हैं। बेऔलादी भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको मुनासिब तवज्जो और इलाज से दूर किया जा सकता है। बीवी जायज़ इस्लामी तरीके से माँ बन सकती है। मगर ये बात हमसा को कौन समझाए? इन्होंने तो मेडिकल चेकअप को ही अपनी अना का मसला बना लिया है। सानिया ने कहा, माफ़ करना यार, अब मुझे ये कहने दो कि तुम्हारे शोहर अगरचा मेरे भी बॉस हैं, मगर कहना पड़ता है कि इतने पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद इनकी सोच। फायजा की बात अधूरी रह गई। अचानक स्टाफ रूम के दरवाजे से कोई होले से खंकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दरमियाने कद, खुश शक्ल, गंदमी रंग और खामोश तबीयत।
वो शख्स माजरत ख़्वाना अंदाज में बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं मुग़ल तो नहीं हुआ? फ़ाइज़ा ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और हस्बे आदत शोखी से बोली, आ जाइए, हम भी यहाँ मखौल ही कर रहे थे। फिर वो सानिया की तरफ देखते हुए बोली, ये हमारे नए कोलीग मिस्टर मुराद हैं। मुराद ने सानिया की तरफ देखकर अपने सर को हल्का सा खम करके सलाम किया, फिर सामने वाले सोफ़े पर बैठ गया। इनसे मिलिए, फ़ाइज़ा ने इसकी तरफ देखकर सानिया का तारुफ करवाते हुए कहा, आप यहाँ की करता धरता यानी हमारे बॉस हमज़ा हाशमी साहब की बेगम सानिया साहिबा हैं। शोहर का सेंटर होने के बावजूद अपनी तनख्वाह पूरी लेती हैं, ना कम ना ज़्यादा। इसके तारुफ के अंदाज ने मुराद और सानिया दोनों को बेख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त बेल बजी और दोनों क्लास लेने के लिए उठ खड़ी हुई। मुराद कुछ सोचता रह गया। वो खुद को पल के पल एक अनदेखे हिसार में महसूस करने लगा था। इसकी एक वजह थी, बड़ी ठोस वजह, और वो ये कि सानिया की सूरत में इसे शनासाई की एक झलक सी महसूस हुई थी। सानिया के जाने के बाद वो इसके लिए सोच में पड़ गया। वो चेहरा जो बरसों से इसके दिल में था, आज यूं अचानक सामने आया भी तो किस तरह। सानिया ने इसे नहीं पहचाना था, या फिर वो दानास्ता गुरेज कर गई थी। मुराद और सानिया यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थे। वो शुरू से ही सानिया को बेहद पसंद करता था, मगर इसका मसला ये था कि वो कम हिम्मत था, और इसने सुन रखा था कि मोहब्बत में कम हिम्मती हमेशा शिकस्त से दो चार करती है। कई एक मौके इसे मिले थे कि सानिया से बात करने के और इससे मुखातिब होने के लिए, मगर वो हिम्मत ही ना कर सका। मुराद सादा फितरत का साफ दिल आदमी था। सानिया की सूरत इसके दिलो दिमाग में रच बस गई थी। यूं यूनिवर्सिटी का दौर ख़त्म हो गया और मुराद अपनी मोहब्बत दिल में ही लिए वहाँ से रुखसत हुआ। फ़ाइज़ा की बातें तल्ख़ ज़रूर थी, मगर वो सानिया के दिल को लगी थी, और ऐसी लगी कि इसके अंदर पहली बार एक सरकशी ने सर उभारा। इंसान जो सोचता है वो कर गुज़रता है। सानिया ने भी इस रोज़ हमज़ा से कह डाला, मैं कम से कम अपना चेकअप ज़रूर करवाऊंगी और गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा भी लूँगी। हमज़ा का चेहरा बिगड़ गया। वो घूरती नज़रों से सानिया की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम खुद को इस मामले में क्लियर करना चाह रही हो? क्या जताना चाहती हो मुझ पर अपनी बर्तरी? ये बात नहीं है हमज़ा, सानिया ने इसे समझाना चाहा। मैं चाहती हूँ अगर हम दोनों में कोई मेडिकल नुक्स है तो इसका इलाज करवा लिया जाए। हमें दक्यानुसी सोचों से निकलना होगा। हम पढ़े लिखे और समझदार। शट अप, हमज़ा आपे से बाहर होने लगा। तुम मुझे दक्यानुसी कह रही हो? शर्म करो, शोहर से इस तरह की गुफ्तगू करती हो। मुझे समझ में नहीं आता आखिर इसमें हर्ज क्या है। सानिया को भी गुस्सा आने लगा। हमज़ा ने तैशमीज़ नज़रों से सानिया को घूरा और नहायत ग़ज़बनाक अंदाज में चंद कदम तेज़ी के साथ यूं इसके करीब आया जैसे इस पर हाथ उठाने का इरादा रखता हो। धारने के अंदाज में एक हाथ उठाकर बोला, सानिया बेगम, मैं इस मौजू को ख़त्म करना चाहता हूँ, और कान खोल कर सुन लो। आइंदा दोबारा तुमने इस किस्म की फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी तुम? वो गुस्से से पाँव पटक कर कमरे से निकलता चला गया और सानिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। फ़ाइज़ा बावजूद इसके कि सानिया का शोहर इसका बॉस भी है, इसे बदस्तूर इसके खिलाफ उकसाती रही, हत्ता कि इसे इस बात पर माइल करके ही छोड़ा कि वो उसे एक दिन मज़कूरा लेडी डॉक्टर के पास ले गई। इसने सानिया का मुआयना भी किया और कुछ ज़रूरी टेस्ट भी करवाए, जो सब इत्तेफाक से नॉर्मल ही साबित हुए। फ़ाइज़ा को फिर बोलने का मौका मिल गया। देखा, मैं ना कहती थी, हमज़ा में ही इस सलाहियत की कमी है। सानिया के दिल को ये बात लगी थी। ताहम इसके साथ मज़कूरा लेडी डॉक्टर ने सानिया से कहा, अगर ऐसा है भी तो इसका इलाज मुमकिन है, बशर्ते कि वो अपना मेडिकल चेकअप भी कराने पर रजामंद हो जाएं और संजीदगी के साथ इस पर अमल भी करें। डॉक्टर की इस बात पर सानिया को बहुत हौसला मिला था। वो बड़ी पुरुमीद थी और खुश भी, मगर हमज़ा के रवैये को याद करती तो इसका दिल बुझ सा जाता। इसे इस बात का डर भी होने लगा था कि इसने ये सब शोहर की मर्ज़ी के बिना इसे बताए बगैर किया है। वो बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि कैसे हमज़ा से बात करे। वो स्टाफ रूम में इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुराद ने इसके चेहरे से महसूस किया था कि वो कुछ परेशान है। बात से बात का मौका निकाल कर फ़ौरन बोला, मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अगर ऐसी बात है तो आपकी क्लास में ले लेता हूँ। आज मेरा अगला पीरियड फ्री है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।
वो मुस्कुराई भी थी। मुराद को इसकी मुस्कुराहट में ज़िंदगी के रंग बिखरते नजर आए, बावजूद इसके कि वो शादीशुदा थी। बेशक यूनिवर्सिटी के दौर में भी इसकी एक खामोश पसंद भी रह चुकी थी। मुराद को ये सब अच्छा लगा। आज ना जाने इसके अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत सिमट आई, जिस पर इसे खुद भी हैरत थी। एकदम मुराद बोला, मैडम एक बात कहूँ? जी। सानिया ने इसकी तरफ देखा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मगर मैं आपको पहचान चुका हूँ। हम दोनों यूनिवर्सिटी फेलोज रह चुके हैं। सानिया ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए सर को जंबिश देते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैं भी तुम्हें पहचान चुकी हूँ। सच मैडम? मुराद के मुंह से ये अल्फाज कदरे बुलंद आवाज़ में निकले। इस पर सानिया ने भी खासा चौंक कर इसकी तरफ देखा था। मुराद को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कमरे से निकल गया। सानिया के चेहरे पर गहरी सोच के तासुरात फैल गए थे। फ़ाइज़ा से इसकी मुलाकात जाते वक्त हुई। अरे कमाल करती हो तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हें इस बात का जिक्र ज़रूर हमज़ा के साथ करना चाहिए। सानिया ने कहा, हिम्मत नहीं पड़ रही वो खफा ना हो जाए। वाह, क्यों खफा होंगे? तुम तो कहती हो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत शादी के बाद ही मज़ीद परवान चढ़ती है। मोहब्बत करने वालों को तो एक दूसरे पर बहुत मान होता है। हाँ वो तो है, मगर सानिया कुछ कहते कहते रुक गई तो फ़ाइज़ा ने आखिरी चोट की। देखो सानिया, तुमने जो कुछ किया वो एक मुश्तरका मफाद की खातिर किया। तुम खुद सोचो, इसमें तुम सिर्फ माँ नहीं बनोगी बल्कि हमज़ा को भी बाप बनने की खुशी होगी। इससे तुम्हारा घर बनेगा, एक ख़ानदान बनेगा, हमज़ा की नस्ल आगे चलेगी। सानिया के लिए ये वाकई बहुत कठिन मरहला था कि वो शोहर को इन सारी बातों से आगाह करे। फिर चंद दिन इसी तरह बीत गए। हमज़ा का मूड भी ठीक रहा। इसी दौरान में सानिया ने भी हमज़ा से कोई ऐसी वैसी बात ना की। हमज़ा इससे बेहद मोहब्बत करता था। उस रोज़ दोनों ने रात का खाना बाहर खाया। हमज़ा ने इससे मोहब्बत भरी बातें भी की थी। सानिया कुछ हौसला और हिम्मत पकड़ने लगी। इसे खुद पर गरूर भी होता कि हमज़ा इसको बेइंतहा चाहता था। लिहाजा इस रात इसने हमज़ा को सारी बात बता दी और अपनी मेडिकल फ़ाइल दिखाते हुए इसकी मिन्नत समाजत भी करने लगी कि अब वो भी अपना मेडिकल चेकअप करवा ले, और अगर खुदा न खास्ता इसमें सलाहियत का कोई नुक्स है तो इसका खातिर ख्वाह इलाज भी मौजूद है जो इससे करवाना चाहिए। इसने देखा हमज़ा का खुशगवार मूड एकदम बदल गया। चेहरे पर गंभीर सन्नाटा तारी हो गया। आंखों में एकदम बेहिसी और संग दिली उतर आई। तब वो सानिया की तरफ देखकर पथराए हुए लहजे में बोला, तो गोया तुमने मेरी बात नहीं मानी। मगर हमज़ा, मैंने ऐसा कोई बुरा काम तो नहीं किया, आपके और अपने एक मुश्तरका फ़ायदे के लिए। हमज़ा की पाटदार आवाज़ ने इसकी बात काट दी। सानिया बेगम, मैं तुम्हें हुक्म अदूली की बिना पर तलाक देता हूँ। सानिया की आंखें फैल गईं। तुम्हें तलाक देता हूँ। सानिया पर सख्ता तारी हो गया। तुम्हें तलाक देता हूँ। सानिया का चेहरा फक हो गया। सानिया को पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस होने लगा। इसका हलक सूख कर कांटा हो गया। इसे गश सा आने लगा। इसे तो गुमान भी ना था कि इतना बड़ा फैसला वो यूं आनन फानन कर डालेगा, और इसे महज 3 अल्फाज की छुरी से इस कदर बेरहमी और बेहिसी के साथ ज़िबा कर डालेगा। सानिया की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो बमुश्किल दीवार का सहारा लेकर बुत बने चेहरे के साथ हक्का बक्का सी हमज़ा के पथराए हुए बेरहम चेहरे को तकती रही। उस रात वो अपना मुख्तसर सा सामान समेटकर आंसुओं से लबरेज चेहरे के साथ अपनी खाला के यहाँ आ गई। वो बेख्तियार इनसे लिपट कर ज़ारो कतार रो पड़ी। माँ बाप बचपन में ही फोत हो चुके थे। खाला ने ही इसको अपने पास पाला था और पढ़ा कर इसकी शादी कर दी थी। खाला तो इसे बेटियों की तरह चाहती थी। खाला बेचारी इसे इस हालत में देखकर हैरान हो गई। फिर जब इसे असल हकीकत का पता चला तो इन्हें भी बहुत दुख हुआ। सच्ची बात तो ये थी कि सानिया को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसको इतना दीवानावार चाहने वाला शख्स ने इससे यूं अचानक नाता तोड़ लिया था। मुराद को फ़ाइज़ा के ज़रिए इस अफसोसनाक वाक़ये का पता चला था। वो सुन होकर रह गया। पहले तो इसे फ़ाइज़ा की बात पर यकीन ही नहीं आया, मगर ज़ाहिर है इतनी बड़ी बात गलत नहीं हो सकती थी। मुराद को इस पर बेहद मलाल था। वो सानिया को बहुत चाहता था। ये सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब जानने के लिए वो बेचैन था। तब फिर एक अजीब बात हुई, बहुत ही अजीब। मुराद तब्बू से यकदम दबंग बन गया। इसे अंदाज़ा तो था ही कि फ़ाइज़ा सानिया से ज़्यादा करीब थी। इसने इसे कुरेदना शुरू किया और बातों ही बातों में इसने घुलवा लिया कि मामला क्या था और हमज़ा की सानिया की तलाक देने की क्या वजह थी।
مراد کی بے چینی بے حد بڑھ چکی تھی۔ اسی بے چینی میں ایک روز وہ ثانیہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کا پتہ وہ فائزہ سے لے چکا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوئی، لیکن اسے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کی خاطر دعائیں کی۔ مراد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ جانے سے پہلے مراد نے ثانیہ سے کہا، اگر کسی بھی سلسلے میں میری ضرورت پڑے تو اس ناچیز کو یاد کر لیجیے گا، مجھے آپ بھولی نہیں ہیں۔ نہ جانے مراد نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ ڈالی تھی، اور پھر وہ رکا بھی نہ تھا، چلا آیا تھا اپنے پیچھے ثانیہ کو سوچتا چھوڑ کر۔ غصے اور طیش میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو کسی بات کا ہوش رہتا ہے نہ احساس، مگر بعد میں جوش سرد ہونے پر وہی انسان سخت پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حمزہ کو بھی اس بات کا بہت شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اسے اب اپنے کیے پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اس نے ثانیہ کو، اپنی محبوب شریک حیات کو طلاق دے ڈالی تھی، اس بیوی کو جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا۔ سوچ سوچ کر حمزہ کی حالت خیر ہونے لگی۔ اس کا کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بے چینی تھی جو ناسور کی طرح اس کے دل و دماغ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ ایک روز بالآخر اس نے ثانیہ کے سیل پر دل بے قرار کے ہاتھوں مجبور ہو کر رابطہ بھی کیا، مگر دوسری طرف سے ثانیہ نے کال ڈراپ کر دی۔ اس نے کسی اور نمبر سے بھی ثانیہ کے سیل پر رابطہ کیا۔ ظاہر ہے وہ نمبر ثانیہ کے لیے اجنبی ہی تھا، اس لیے اس نے کال ریسیو کر لی تھی، مگر پھر دوسری جانب سے حمزہ کی آواز سن کر فوراً کاٹ دی، بلکہ اپنا سیل بھی آف کر ڈالا۔ حمزہ بری طرح جھنجھلا گیا، پھر سوچنے لگا، اب بھلا اس کا ثانیہ سے کیا تعلق رہ گیا ہے؟ طلاق کے بعد ثانیہ سے رابطے بڑھانے کا سوچنا بھی گناہ کبیرہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے تھے۔ اسے اب شدت سے احساس ہوا تھا کہ اول و آخر غلطی اس کی اپنی ہی تھی، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رجوع کی کیا راہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس پر اب سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے لگا، سوچنے لگا، سوچتا رہا کہ آخر اس مسئلے کا حل بھی کوئی ہوگا۔ قرآن و سنت اس بارے میں کوئی فرمان تو رکھتا ہوگا، تو کیا اسے کسی عالم دین سے اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہیے؟ بالآخر بہت سوچ وچار کے بعد یہ بات اس کے دل میں گھر کرنے لگی۔ ثانیہ اپنی عدت گزار چکی تھی۔ کچھ روز بعد ثانیہ کو اپنے سیل پر حمزہ کا SMS موصول ہوا۔ لکھا تھا، پلیز ثانیہ مجھ سے بات کرو، ایک غلطی سے تمام راستے بند نہیں ہو جاتے۔ میسج پڑھ کر ثانیہ کو اپنے گلے میں گولا سا کٹتا محسوس ہوا۔ اس نے پھر جواب نہیں دیا، مگر اس میسج کو وہ بار بار پڑھتی ضرور رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حمزہ کی طرف سے دوسرا SMS آ گیا، پلیز ثانیہ، فقط یہی لکھا تھا۔ ثانیہ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر گزر گئی، حمزہ کا تیسری بار میسج آیا، ثانیہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، ایک بار مجھ سے بات کر لو پلیز۔ آج کی تلخی کو ذرا دیر کے لیے بھلا کر ماضی کے حسین ساتھ گزرے لمحوں کی یادوں کے احسان تلہی سوچ کر، ان حوالوں کی خاطر جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شادمانیوں میں گزارے، پلیز کال کروں؟ اس بار تو کچھ طویل میسج پڑھ کر ثانیہ کے حلق میں اٹکی ہوئی رکت آنکھوں کے راستے آنسوں کی صورت بہہ نکلی۔ سیل فون والا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ پتہ نہیں کس طرح اس کی انگلیوں نے مختصر سی حرکت کی اور جواب میں ثانیہ نے ہاں لکھ دیا، گویا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں حمزہ کی کال آ گئی، اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے فون اپنے کانوں سے لگایا۔ دوسری جانب سے گویا چھوٹتے ہی حمزہ کی آواز ابھری، مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ ثانیہ، تم نے میرا فون اٹینڈ کر لیا۔ اب حمزہ باقاعدہ رو رہا تھا، ثانیہ یقین جانو، ایک پل کے لیے بھی میں چین میں نہیں بیٹھا ہوں۔ مجھے احساس ہے میں نے تم سے خود کو جدا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور بھیانک غلطی کی ہے۔ میں اپنی اس حرکت پر خود کو بہت کوسا، بہت تڑپا ہوں۔ وہ بولتا رہا اور ثانیہ اس کو خاموشی سے سنتی رہی۔ اگلے ہی پل ثانیہ نے فون کاٹ دیا۔ اگلے دن پھر حمزہ کی کال آ گئی۔ حمزہ نے فون اٹھاتے ہی ثانیہ سے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ حمزہ کی سماعتوں میں ثانیہ کی آواز کیا ٹکرائی، وہ یکدم ٹوٹ کر تڑپ کر بولا، میں خود کو تمہارے قدموں میں گرانا چاہتا ہوں ثانیہ، ہاں میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ غلطی میری ہی تھی، پلیز انکار مت کرو، کہو تو ابھی تمہارے گھر چلا آؤں۔ ہرگز نہیں، ثانیہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ حمزہ نے سوال کیا۔ دیکھو انکار مت کرنا ثانیہ، ورنہ میں مر جاؤں گا، تمہارے بغیر میں روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں،
बस एक ही आस है कि तुम्हें दोबारा पालूं। सानिया पुरसोच खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी, तसव्वुर की आंख से इसकी बेताबाना कैफियत और तड़प का अंदाज़ा कर रही थी। सानिया मुसलसल रो रही थी। दोनों के दरमियान तय पाया कि वो एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात मुख्तसर और सिर्फ चाय के एक कप तक महदूद रहेगी। चंद घंटों बाद दोनों रेस्टोरेंट में मौजूद थे। सानिया, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, वो इसकी तरफ देखकर रंधे हुए लहजे में बोला। सानिया को इसकी हालत पर पहले ही तरस आ रहा था। बहुत हौले से और धीरे से इसकी तरफ देखकर बोली, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? ओ सानिया, कितनी अपनायत है तुम्हारे लहजे में मेरे लिए अब भी। वो इसकी तरफ देखकर बोला तो सानिया कन अखियों से अपने गिरदो पेश में एक निगाह डालने के बाद नीची आवाज़ में कहा, मैं इस मुलाकात को भी गुनाह के ज़मरे में महसूस कर रही हूँ। हमजा साहब, जो कहना है जल्दी कहें। सानिया, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, हम तो रजू करने की राह तलाश कर रहे हैं। सानिया, मैंने एक मुमताज़ आलिम दीन से इस मुतल्लिक मशवरा किया था। इन्होंने मुझे इस मसले का हल बताया है। हलाला? हमज़ा ने अभी इतना ही कहा था कि सानिया इसकी तरफ देखकर होले से बोली। हमज़ा की आंखों में एक चमक आई। एग्जैक्टली यही कहा था उन्होंने। लेकिन हमज़ा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पहले किसी और की और फिर तुम्हारी। क्या आप ये सब बर्दाश्त कर लोगे? अब सानिया भी संजीदगी के साथ इस गंभीर मसले पर सोचने लगी थी। हमज़ा की मोहब्बत और इसकी बेताबी ने बिलाखिर इसे एक बार फिर जीत लिया था। हमज़ा बोला, सानिया, यही एक शरई हल है हमारा दोबारा मिलन का। इसमें अज़ियत तो है, मगर शरीयत के मुताबिक यही एक रास्ता है हमारे पास। मगर मेरे लिए ये सब सुहाने रूह होगा हमज़ा कि मैं पहले एक मर्द के निकाह में जाऊँ और फिर इससे तलाक के बाद। इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं ये सब कुछ करने के लिए? मुझ में शायद इतना हौसला नहीं। मैं भी इस अजाब से गुजरूंगा सानिया। हमज़ा ने इसकी तरफ देखकर टूटे हुए लहजे में कहा, प्लीज़ सानिया, दोबारा मिलन के लिए हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। मगर ऐसा आदमी कौन होगा जो ये सब करने पर आमादा हो जाएगा? सानिया ने पुरसोच अंदाज में ज़ेर लब कहा और फिर फ़ौरन ही इसके जहन में एक नाम उभरा, मुराद। थोड़ी देर बाद दोनों किसी हद तक मुतमईन होकर रुखसत हो रहे थे। सानिया ने हमज़ा को मुराद के बारे में बता दिया था। मुराद आज सानिया की सच धज देखकर हैरान रह गया था। ना सिर्फ ये बल्कि इसके लबों पर इसके लिए मुस्कुराहट भी चमक रही थी। वो इसे देखते ही बड़े खुशगवार लहजे में बोली थी, मुझे मालूम था आप दोबारा ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। आइए ना प्लीज़। मुराद बेचारे पर तो शादी मर किसी कैफियत तारी हो गई। सानिया की तरफ से इसकी स्वागत ने इसे बेहद खुश कर दिया था। मुराद ने बहुत बेतकल्लुफ़ी महसूस की और इस माहौल में इसे बहुत ज़्यादा हौसला मिला था। रुखसत होते वक्त सानिया ने इसका सेल नंबर लेने की भी फरमाइश कर डाली। दूसरे रोज़ ही मुराद को सानिया की कॉल आ गई। सानिया ने इसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा था। मुराद की खुशी देखने के लायक थी। मुराद इसके साथ एक शानदार कैंडल डिनर करने का इरादा रखता था, मगर सानिया ने सिर्फ शाम की चाय पर ही इत्तफाक किया और आखिर में इशारा दिया कि वो इसके साथ कोई अहम बात करना चाहती है। सानिया ने इसकी दिलचस्पी को भांप लिया था और शायद इसके मिजाज को भी, इसलिए वो खुद इससे शादी वगैरह के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहती थी। दोनों मुकर्ररा वक्त पर रेस्टोरेंट में मौजूद थे। मुराद साहब, आपको मालूम है कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? अचानक सानिया ने मुराद से पूछा। नहीं शायद, वो मुस्कुरा कर बोला। मैं आपसे एक मदद लेना चाहती हूँ मुराद साहब, सानिया ने फ़ौरन कहा। मदद? मुराद के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। हाँ मुराद साहब, मदद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। मुराद साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे में आप जैसे दोस्त का साथ मुझे इस परेशानी से निकाल सकता है। मैं आपसे बहुत पुरउम्मीद हूँ मुराद साहब। कहते कहते सानिया की आवाज़ और लहजा रंज सा गया था। मुराद बेचैन हो गया। प्लीज़ सानिया, आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो। और फिर सानिया धीरे धीरे इसे वो सारी बात बताने लगी जिसके लिए वो काफ़ी दिनों तक सोचती और अपने अंदर हिम्मत पैदा करती रही थी। वो ये सब मुराद से किस तरह कहेगी, मगर अब वो ये सब कह चुकी थी। मुराद के चेहरे पर सन्नाटे उतर आए थे। वो जैसे अपनी जगह दम बखुद सा होकर रह गया था। इसके अंदर हलचल सी मचने लगी। सानिया उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गई। मुराद साहब, ये बातें ऐसी तो ना थी कि मैं खुद आपसे करती, मगर मजबूरी थी। आप जैसे काबिल एतबार, काबिल भरोसा शख्स और कोई नहीं, और फिर आदमी इसी से मदद मांगता है ना जिससे इसको उम्मीद होती है।
اس نے ثانیہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک گہری اور دکھی سانس کھینچ کر رہ گیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ وہ بے حد غمگین تھا۔ گھر آ کر وہ سوچتا رہا، محبت کا نصیب صرف منزل ہی تو نہیں ہوتی، قربانی بھی ہوتی ہے، اور محبت اصل میں قربانی دے کر ہی امر ہوتی ہے۔ مگر کیا وہ ثانیہ کو پانے کے بعد اس کو چھوڑ پائے گا؟ اگلے دن ثانیہ کا اس کے سیل فون پر رابطہ ہوا اور مراد نے ہاں کہہ دی۔ بہت سادہ تقریب ہوئی تھی۔ مراد اور ثانیہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور پھر جب طے شدہ معاہدے کے تحت ثانیہ کو طلاق دینے کا وقت آیا تو مراد کے لیے یہ بڑا اذیت ناک لمحہ تھا۔ اس نے ثانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی معصوم بچے کی طرح ضد کرنے لگا، مجھے مت چھوڑو، پلیز ثانیہ، مجھے مت چھوڑو۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے بڑے غمزدہ لہجے میں، بالکل گریہ زاری کے سے انداز میں اس کی منت سماجت کی تھی۔ ثانیہ نے اس کے غمزدہ لہجے میں بے چارگی اور التجا کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ثانیہ، مل کر بچھڑنا میرے لیے بہت زیادہ اذیت ناک ہوگا، میں تم بن نہیں رہ پاؤں گا، اس سے بہتر تھا کہ تمہارا اور میرا ملن ہی نہ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تڑپ کر ثانیہ کا نرم ہاتھ پکڑ لیا۔ ثانیہ کو اس کی مردانہ ہاتھ کی سختی اور گرفت پر ایک لمحے کو خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ مجبوراً اسے اپنی زبان پر سختی لانا پڑی۔ بڑے دھیرے سے اس نے پہلے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر بولی، مراد، میں نے پہلے ہی تم پر ساری بات واضح کر دی تھی تاکہ تم بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہو۔ پھر میں نے تم پر بھروسہ بھی تو کیا تھا نا مراد۔ پلیز مراد، لیو می ناؤ فار گاڈ سیک۔ مراد کا جیسے ایک چھناکے سے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ثانیہ کے بے رحم لفظوں نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اسے اب ثانیہ کو چھوڑنا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں سرکشی نے بھی سر ابھارا تھا۔ انتہائی دکھ کے احساس تلے ایک ایسے احساس نے اسے جبر پر اکسایا بھی تھا، مگر پھر محبت نے جیسے ایک ہی وار سے اس کے دل مجبور میں اٹھنے والی سرکش لہر کو مٹا ڈالا۔ میز پر رکھے اسٹامپ پیپر پر قلم پڑا ہوا تھا۔ مراد نے کپ کپاتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، ایسے میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک آخری عاجزانہ اور فقیرانہ نظر اس نے سامنے کھڑی ثانیہ کے چہرے پر اس امید سے ڈالی کہ شاید وہ اسے ایسا کرنے سے روک دے، مگر ثانیہ کے سپاٹ چہرے نے اس کے اندر کے مایوس اندھیروں کو مزید سوا کر دیا تھا۔ بالآخر اس نے ثانیہ کو طلاق دے دی۔ یوں چند روز بعد ایک بار پھر ثانیہ اور حمزہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے۔ حمزہ ثانیہ کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھا، مگر ثانیہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ ثانیہ کو اب اپنی زندگی میں ایک بے نام سی تلخی گھلی گھلی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ حمزہ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر ثانیہ اسے جس نظر سے دیکھنا چاہ رہی تھی وہ اس نظر میں نہیں آ پا رہا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی، مگر شوہر کو وہ بلند دیکھنا چاہتی تھی، اور جب بھی وہ ایسا سوچتی یکدم مراد اس کے شوہر حمزہ کے مقابل آن کھڑا ہوتا، اور ثانیہ کو حمزہ کے مقابلے میں مراد سادہ قداور، باوقار اور غیرت مند محسوس ہونے لگا تھا۔ وقت بہت بد لحاظ ہے، رکتا نہیں ہے۔ تقدیر کا کھیل شاید ابھی باقی تھا۔ ثانیہ کے پاؤں بھاری ہونے لگے۔ ماں بننے کے احساس نے اسے یکدم ہی سرشار کر ڈالا۔ اس کے اندر کی اداسی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ البتہ حمزہ کو یکدم چپ سی لگ گئی تھی۔ ثانیہ کے مارے خوشی کے زمین پاؤں پہ نہ ٹک رہے تھے۔ دیکھو حمزہ، اللہ نے آخر ہماری سن ہی لی۔ میں نہ کہتی تھی مایوسی گناہ ہے، یہ سب اسی کی دین ہے، وہ جب چاہے دے۔ حمزہ نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حمزہ جو اپنی محبوب بیوی کو دوبارہ پا کر خوش اور شادمان تھا، بچے کی آمد کی خبر اس کے لیے بھی مسرت کا پیغام بن سکتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اس کے اندر بڑے زہریلے احساسات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ حمزہ کو یوں لگا جیسے اس بار وہی پرانا مسئلہ زہریلے ناک کی طرح دوبارہ پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ حمزہ کو ایک گمسم سی سوچ نے آ لیا۔ حمزہ کو یاد تھا کہ طلاق سے پہلے اس کے اور ثانیہ کی شادی کو کئی سال بیت چکے تھے۔ اس دوران ثانیہ کی گود خالی رہی تھی، جس کی وجہ سے ثانیہ بہت اداس رہتی تھی، اور اسی وجہ سے دونوں میں طلاق بھی ہوئی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اب ثانیہ کے ماں بننے کے بعد ایک بار پھر حمزہ کے دماغ میں ایک نئے مردانہ قسم کے خناس ابھارنے کا سبب بن رہی تھی۔ تاہم کچھ ابہام تھے جس کے لیے حمزہ نے سوچا کہ وہ اپنا طبی معائنہ کروا لے، مگر ثانیہ کو نہ بتائے۔
हमजा को अब शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि जिस बात को इसने खुद एक सुलगता हुआ इशू बनाया हुआ था, अब खुद ही इस पर अमल करने का इरादा रखता था। मगर इसने जल्द ही अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाया और एक मारूफ कंसल्टेंट से अपना चेकअप करवाया। जब रिपोर्ट इसके हाथ में आई तो वो सुन्न होकर रह गया। वो बाप बनने की अहलियत नहीं रखता था। एक खंजर था जो इसके सीने में पेवस्त हो गया था। एक बार फिर इसके अंदर का अनापरस्त मर्द अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया था, मगर अब वो क्या कर सकता था। वो सानिया से भी कुछ न कह सका। ताहम ये बात अब तय हो चुकी थी कि सानिया का होने वाला बच्चा इसका नहीं था बल्कि मुराद का था। हमजा अंदर से घुट कर रह गया था। वक्त और हालात ने इसके लब भी सी दिए थे। सानिया ने एक प्यारे और सेहतमंद से बच्चे को जन्म दिया था। इसका नाम सानिया ने अली रखा। वक्त गुजरता रहा और तकदीर इंसानी हाथों की लकीरों को इनका असीर बनाती रही, अपना तमाशा दिखाती रही। हमजा को खामोश और चुप चुप सा पाकर सानिया भी कभी कभी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती और शायद वो भी इसकी वजह अपने तौर पर जानने की कोशिश करने लगी और सब कुछ समझकर वो भी गोया मसलहतन चुप हो गई थी। यूं 20 बरस बीत चुके। अली अब जवान हो चुका था। शक्ल और सूरत का भी वो खूबरू था। वो BSc कर चुका था, अब IT कर रहा था। अली एक ज़हीन और हसास नौजवान था। सानिया के बालों में चांदनी चमकने लगी थी। हमजा भी वक्त को खिराश देते हुए थका थका नजर आने लगा था। बावजूद कोशिश के वो अली को बाप जैसी शफकत और प्यार ना दे सका था, जिसका दुख ना सिर्फ सानिया को बल्कि खुद अली को भी था। शऊर की मंजिल तो बात की बात है, बच्चा तो एहसासात की ज़ुबान जल्द समझ लेता है। अली जब बच्चा था तो इसने माँ को हमेशा अपने करीब पाया था। बाप की इसे वो तवज्जो हासिल ना हुई थी जो इसका हक थी। नतीजतन अली भी इससे खिंचा खिंचा रहने लगा। हमजा और सानिया के दरमियान अब एक खामोशी ताले की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो किसी ऐसी बात पर बहस करने से गुरेज़ा ही रहते थे जिससे माजी के हवाले से कोई चिंगारी भड़क कर घर का सुकून छीन ले, क्योंकि अब शायद दोनों ही थक चुके थे। अली ने कई बार अपनी माँ से पहले इशारों कनाइयों में फिर वाज़ेह लफ्ज़ों में जानना भी चाहा था कि बाप का इसके साथ ऐसा रवैया क्यों था, जैसे जैसे वो इनकी औलाद ही ना हो। सानिया बेटे की इस बात पर दहल सी जाती। वो इसे क्या बताती कि ये क्या मामला था और किस कदर गंभीर भी। नीज़ इसके वालदैन के दरमियान तलाक भी एक बार हो चुकी थी और इसकी माँ हलाला करने के बाद दोबारा इसके बाप के अक़द में आई थी। बेटे को यह हकीकत बताना सानिया के लिए बल्कि एक माँ के लिए एहसास शर्मिंदगी की सूली पर लटकने के मुतरादिफ था। इसलिए वो इस अहम राज को राज ही रखना चाहती थी आखिरी दम तक। मगर यहाँ मामला तो इससे भी ज़्यादा संगीन था और वो था नस्ल का, क्योंकि अली आज तक अपने बाप की सर्द महरी और अदम शफकत की वजह तो ना जान सका था। ताहम सानिया तो इस रोज़ से ठटक गई थी जब एक रोज़ एकदम सानिया के हाथ हमजा की वो मेडिकल रिपोर्ट लग गई जिसमें बताया गया था कि वो बाप बनने की अहलियत से महरूम था। तब सानिया भी धक से रह गई थी। अब इसे समझ आ गया था कि हमजा अली से खिंचा खिंचा क्यों रहता है। बात वाज़िया थी, अली हमजा का नहीं बल्कि मुराद का बेटा था। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।